नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। एरोपोनिक्स तकनीक से खेती करना है लाभकारी। जीरो टिल सीड कम फल्टी ड्रिल से बुआई करना हुआ आसान। दुनिया भर में कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए ये भी जरूरी है कि कृषि में नए नए तरीकों को विकसित किया जाए और जो तकनीकें पहले से ही हैं उन्हें अपनाया जाए जिससे बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। एरोपोनिक्स एक ऐसी ही आधुनिक तकनीक का उदाहरण है जिसे अपनाकर किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो क्या है एरोपोनिक्स तकनीक, आइए जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। एरोपोनिक टेक्निक ये इस हमारे सेंटर पर है और इससे हम वायरस फ्री बहुत ही हाई क्वालिटी के मिनी ट्यूबर्स प्रोड्यूस करते हैं। किसान भाइयों, बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिस कारण कृषि वैज्ञानिक इस समस्या के निराकरण के लिए सतत प्रयासरत हैं और इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने अब एक और सफलता हासिल की है। अब किसान बिना मिट्टी और सूरज की रोशनी के बिना एरोपोनिक्स तकनीक से आलू की खेती कर बम्पर पैदावार ले सकते हैं। हम यहाँ पर जो मुख्य वैरायटी वही है कुफरी, पुखराज और कुफरी मोहन लगाते हैं। अभी जो हमने देखा कि फार्मर्स, ये जो हमारे वर्कर्स हैं, ये माइक्रो प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। यहाँ पर टिश्यू कल्चर लैब से बाहर आने के बाद हार्डनिंग यूनिट में ले जाए जाते हैं माइक्रो प्लांट्स को। वहाँ पे 10 से 15 दिन हार्डनिंग होने के बाद हम इनको एरोपोनिक यूनिट में ट्रांसप्लांट करते हैं। एरोपोनिक यूनिट का हम जो बाहर का ग्रो बॉक्स से बाहर का जो तापमान रखते हैं वो रखते हैं 25 से 27 डिग्री और जो ग्रो बॉक्स के अंदर का होता है वो 18 से 20 डिग्री रखते हैं ताकि कंदों बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, जो कि उनकी जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हमारे यहाँ पर जो क्षमता है वो 18 से 20 हज़ार प्लांट्स की माइक्रो प्लांट्स हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किसान भाइयों, एरोपोनिक्स तकनीक से आलू के टिश्यू कल्चर को प्लास्टिक सीट के छेद में लगाया जाता है, जिस कारण पौधे की जड़ बॉक्स में लटकी रहती है और मिट्टी की जगह सारी खुराक छिड़काव करके उसे दी जाती है। जब पौधा बढ़वार करने लगता है फिर उसे ऊपर की ओर नेटिंग के द्वारा सहारा देते हैं। फिर जब बॉक्स में लटकी जड़ में आलू लग जाते हैं तो बॉक्स को खोलकर आलू को अलग कर लिया जाता है। इस तरह से अधिक संख्या में रोग मुक्त कंद मिलते हैं, जिससे कि हमें एक पौधे पर 35 से 40 मिनी ट्यूबर्स प्राप्त हो जाते हैं। जबकि ये हम जब फील्ड में लगाते हैं, खेतों में जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ 15 से 20 मिनी ट्यूबर्स मिलते हैं और यहाँ पर 35 से 40 मिनी ट्यूबर्स मिलते हैं, जिससे कि उत्पादन बढ़ जाता है। और जो मिनी ट्यूबर्स एरोपोनिक्स में प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही उच्चतम वायरस फ्री क्वालिटी के होते हैं। इनको हम अंधेरे में, जो कि ग्रोथ बॉक्स होता है वहाँ पे लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी पैदावार बहुत ही बढ़िया होती है। किसान भाइयों को यही मैसेज रहेगा कि जो एरोपोनिक्स से मिनी ट्यूबर्स हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं वो उसको अपनाएं और अपनी फसलों को और अपनी डबलिंग फार्मर इनकम के लिए जो भी अपने प्रधानमंत्री जी ने उद्देश्य रखा है उसको पूरा करने में सहयोग करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है।
भाई लंबी अवधि की फसलें लगाते हैं, जिनसे गेहूं की बुआई में देरी हो जाती है। साथ ही इसकी खेती के लिए खेत की तैयारी आदि पर भी अधिक खर्च होता है। अगर किसान शून्य जुताई यंत्र से गेहूं और अन्य फसलों की बुआई करें तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। आइए जानते हैं जीरो टीलेज मशीन के बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार से। इस मशीन के प्रयोग के बाद रख रखाव नहीं करने के चलते ये मशीन ज़्यादातर खराब हो जाती है और वो खराबी 1 से 2 साल के अंदर हो जाती है। आज का दौर मशीनों का दौर है और कृषि में भी मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है। आजकल नई तकनीकी जीरो टीलेज मशीन का प्रयोग अधिक बढ़ गया है। ये एक ऐसा कृषि यंत्र है जो बिना जुताई किए ही कम समय में बुआई करता है। जीरो इसको कहा जाता है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जीरो टीलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इसका तात्पर्य यही है, जीरो टीलेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ये फाल है इसको कहते हैं उल्टा टी टाइप का, जो कि हम धान कटाई के बाद बहुत ज़्यादा मॉइस्चर में, जैसे 25 से 35% मॉइस्चर में बिना जुताई किए हुए सीधे इससे गेहूं की बुआई आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यही है कि इसमें लगभग 1 हेक्टेयर में 3500 से 4000 रुपया का बचत और लगभग 20 से 30% पानी का भी बचत। तो इस टाइप से हम गेहूं बुआई कर करके हम कृषि में लगने वाले लागत को यंत्र के माध्यम से कम करेंगे और समय पर कृषि का कार्य करके ज़्यादा उत्पादन लेंगे। किसान भाई, ये इस मशीन में इसको हम कहते हैं ड्राइव व्हील। ड्राइव व्हील अगर हम मशीन को अगर हम उपयोग करके अगर हम लाते हैं घर पे, तो ड्राइव व्हील को एक ईंट के सहारे थोड़ा ज़मीन से ऊंचा उठा के रखना चाहिए, ताकि हम इस मशीन के पास जब भी पहुँचें तो इसको हम 1-2 बार अगर घुमा देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मशीन पूरा फंक्शन में काम कर रहा है। लगभग 1 महीना में 1 बार भी अगर घुमा देते हैं तो हमारा सारा फंक्शन में काम करता रहेगा। और इधर जो आप दोनों चक्का देख रहे हैं यहाँ, इसको कहते हैं डेप्थ कंट्रोल व्हील। बीज की गहराई हम कैसे मापेंगे, जैसे हम इस स्केल को हम यहाँ रखेंगे, इस स्केल को रखने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि ज़मीन से कितना ऊंचाई पर है। तो ज़मीन से ऊंचाई इसको देखने के बाद लगभग 2 से 3 यानी कि 4 से 5 यानी कि जितना भी आप रख सकते हैं गेहूं में, जैसे कि 3 से 4 सेंटीमीटर रखना है तो ज़मीन से लगभग इसमें 3.5 सेंटीमीटर अगर रखते हैं तो हमारे खेत में 3 से 4 का एवरेज में बुआई करेगा। इसको ऊपर नीचे करने के लिए एक पीछे नट बोल्ट दिया गया है। इस नट बोल्ट के सहारा इस चक्का को, दोनों चक्का को आप ऊपर कर सकते हैं और नीचे कर सकते हैं, जिससे कि आपका गहराई और यहाँ से कम ज़्यादा होता रहेगा। कृषि से जुड़ी हुई कोई भी मशीन हो, वे अधिकतर मेटल से ही बनी होती है और हम सभी जानते हैं कि नमी होने पर इसमें जंग तेजी से लगता है। ऐसे में इसका रख रखाव ठीक से नहीं किया जाएगा तो ये मशीनें ज्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं दे पाएंगी। इसीलिए इनका उपयोग करने से पहले और उपयोग के बाद ठीक से मेंटेनेंस करना जरूरी है। अब है चला करके आते हैं तो ये मशीन अगर इसका मेंटेनेंस नहीं आप करते हैं तो ये मशीन समझिए कि 1 साल में ही खराब हो जाएगा। जैसे कि आप जब भी चला के लाते हैं तो खाद और बीज हम इसमें प्रयोग करते हैं और इसमें अगर खाद अगर छोड़ देते हैं तो इसमें खाद से इसका जो स्लाइड ओरिफिस है वो जाम होने का संभावना ज़्यादा बना हुआ रहता है। इसलिए हम अगर इसको यूज अगर करने के बाद सबसे पहले अगर हम प्रतिदिन यूज करते हैं तो इसको ढक के रखना चाहिए, बाहर में नहीं रखना चाहिए। अगर बाहर में रखते हैं तो एक तिरपाल के सहारा इसको आप जो है ढक के रखें, ताकि इसमें मॉइस्चर से हमारा खाद जो इसमें रखा हुआ है वो पिघले नहीं। अगर पिघलता है तो हमारा जो है मैटरिंग मैकेनिज्म चौक हो जाता है, चौक होने का संभावना रहता है। खेत में प्रयोग कर लिए हैं, प्रयोग करने के बाद सबसे पहले इसको पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद
थोड़ा सूखने दें धूप में। सूखने के बाद हम ग्रीस गन से इसमें जहाँ जहाँ पॉइंट है ग्रीस गन का, ग्रीस गन से ग्रीसिंग करेंगे। जैसे हम ग्रीस गन से यहाँ पर ग्रीसिंग करेंगे, जो यहाँ पर पॉइंट ये दिख रहा है, तो इस पॉइंट में हम ग्रीस गन से ग्रीसिंग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीस गन है, ग्रीस गन में ग्रीस दे करके हम इसको ग्रीस गन से इसमें ग्रीसिंग करेंगे। जैसे यहाँ पॉइंट है, एक वहाँ पॉइंट है ग्रीस का, तो यहाँ पर भी अब ग्रीस गन से ग्रीसिंग करने में हमको बहुत ही कम वक्त लगता है और ग्रीस जो है बहुत आसानी से हमारे बेरिंग के पास पहुंच जाता है। तो इस टाइप से हम ग्रीसिंग सभी जगह ग्रीस पॉइंट में जितने भी बेरिंग है सबको हम ग्रीस गन से ग्रीसिंग करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर एक चेन स्प्रोकेट लगा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम जब हम काम नहीं करेंगे तो इसका चेन का टाइटनेस देखेंगे। तो चेन का टाइटनेस, यहाँ पर एक आइडलर पिनियन है, यहाँ पर एक इसको कहते हैं आइडलर पिनियन, जो कि चेन को हमारा टाइट रखता है। तो ये हम देखेंगे कि चेन हमारा टाइट है कि नहीं। उसके बाद इस पर हम वाइल्केन से हम इसमें वाइल देंगे ताकि हमारा जो है चेन स्प्रोकेट पर स्मूथ ढंग से काम करे। इस टाइप से हम देखा जा सकता है कि वाइल्केन से इसमें चेन इस टाइप से दिया जाएगा। और चेन कवर को लगाने के बाद आप इसको सूखे जगह में रखें। और कुछ इधर है जैसे मैटरिंग मैकेनिज्म है, इधर हम इसको हम इधर से इधर हम ज़्यादा करेंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा सा जो भी है एक साफ करने के लिए हम जैसे डीजल या पेट्रोल का प्रयोग करेंगे वाइल्केन के सहारे, ताकि हमारा जो भी गंदगी है, जंग है, जो छूट जाए। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मोबिल दे देंगे, क्योंकि ये एल्युमिनियम का होने के चलते इसमें जाम होने का संभावना बना रहता है। और खाद में क्या होता है कि स्लाइडिंग ओरिफिस होता है, स्लाइडिंग ओरिफिस में भी उसमें खाद का मात्रा जाने पर स्लाइड नहीं कर पाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खाद को आगे पीछे करने के लिए है। तो खाद को आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पर स्लाइडिंग ओरिफिस को जाम होने का संभावना यहाँ पर बना रहता है। और यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे कि हम कोई भी तेल से हम जैसे कि हो पेट्रोल है या फिर डीजल है, उसमें वाइल्केन में लेकर के हम सबसे पहले उस स्लाइड पर देंगे। और उसके बाद देने के बाद उसमें जो भी जंग लगा हुआ होगा वो छूट जाएगा। और हम फिर वाइल्केन से जो है वाइल हम वहाँ पर हम डाल देंगे, ताकि हमारा जो ये फर्टिलाइज़र का जो ओपनिंग पोजीशन है हमारा, वो हमारा चलता रहे इधर से उधर। तो इस ढंग से अगर आप करके रखते हैं और हमारे ये जो ड्राइव व्हील है इसको आप उठा करके रखते हैं और सभी जगह ग्रीसिंग करते हैं, तो आपका मशीन अगले साल के लिए चलने के लिए तैयार है। इसी प्रकार अगर मशीन का आप मेंटेनेंस अगर करते हैं तो ख़राब होने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 30 से 43% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 16 से 23% रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जौ की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। जौ की उन्नत किस्मों में RD 2899, RD 2715, RD 2794, RD 2786, RD 2849, RD 2660, RD 2624, RD 2592, RD 2907 एवं RD 2552 इत्यादि किस्मों का चयन कर सकते हैं। दीमक के नियंत्रण के लिए बुआई से पहले फिप्रोनिल 5 SC दवा की
6 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। अनावृत कंडुआ रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम या थाइरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। मेथी की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक है। किसानों को उन्नत किस्मों के बीज जैसे RMT 1, RMT 143, राजेंद्र क्रांति और पूसा अर्ली बंच का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जड़ सड़न रोग को नियंत्रित करने के लिए बुआई से पहले बीज को मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम 5:1 के अनुपात में 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। बरसीम की बुआई का उपयुक्त समय है, अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि मेस्काबी, बरदान, JB1, BL10, BL22, खदरावी, T720, T560 के उन्नत किस्मों के बीज 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लें। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। रिज्का की बुआई के लिए टाइप 9, RL 88, टाइप 8, सिरसा 8, RLC 5 उन्नत किस्में हैं। 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लें। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। चना की बुआई के लिए RSG 888 जिसे अनुभव के नाम से जानते हैं, RSG 895, RSG 973 जिसे आभा के नाम से जानते हैं, RSG 896 जिसे अर्पण के नाम से जानते हैं, CSJ 515, CSJD 884 के उन्नत किस्म के बीज 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लें। पपीते की फसल में पर्ण कुंचन एवं मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर पहले नष्ट कर दें। उसके बाद इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए डाइमिथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अमरूद के बाग में फल मक्खी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित फलों को मिट्टी में गाड़ दें और मेलाथियन 50 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों में बुरर और रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मधुमक्खी पालन वाले क्षेत्रों में फसल की बुआई के लिए बीज उपचार की सलाह दी जाती है। फसल पर कीटनाशक रसायनों का छिड़काव करते समय मधुमक्खियों को बक्सों के अंदर रखें। कीटनाशकों के छिड़काव के 5 से 6 घंटे बाद मधुमक्खियों को खेतों में जाने दें। पशुओं को थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने की पूर्ण हस्त विधि का उपयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव राजेरा जिला बीकानेर के किसान दिनेश सिंह ने। आप गिनिया फाउल पक्षी के पालन पर जानकारी चाहते हैं तो दिनेश सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसमें जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं, पोल्ट्री ख़ास तौर से आम तौर पर लोग पोल्ट्री कहते हैं, मुर्गी के लिए सिर्फ करते हैं, लेकिन पोल्ट्री कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ मुर्गियों से ही संबंधित नहीं है। इसके अंदर में बत्तख भी है, टर्की भी है, गिनिया फाउल जिसको चाइना मुर्गी कहते हैं वो भी है, या तेतरी भी कहा जाता है। गिनी फाउल का पालन कम पूंजी वाले किसान बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन आसपास अच्छी जगह होनी चाहिए जहां ये पक्षी घूम फिर सके और बाहरी चीजें खा सके। इससे इनके आहार का खर्च भी कम हो जाता है और तेजी से विकास भी होता है, जो खास तौर से उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है जहां पर चरने की व्यवस्था हो, क्योंकि ये चाइना मुर्गी यानी गिनी फॉल एक ऐसा पक्षी है जो कि स्कैवेंजिंग कहते हैं, जिसको हम
चरने के इसमें अगर आपके पास कोई घेरा हो उसके अंदर में रख करके चरा करके इसका पालन कर सकते। इस पक्षी को अर्ध सघन बिछाली व्यवस्था में पालना सही रहता है। यह बहुत चंचल पक्षी होता है और घूमते रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनके आवास में अच्छी जगह होना जरूरी होता है। तो गिनी फॉल आजकल पहले ये कहीं कहीं पर में देखने को मिलता था, लेकिन अब इसका पालन भी मुर्गियों की तरह ही किया जा रहा है। तो गिनी फॉल के में अंडा देने की क्षमता भी अधिक है, लेकिन ये मौसमी अंडा देने वाली पक्षी हैं। अप्रैल से जैसे देना शुरू किया सितंबर तक, तो ये इनका अंडा भी थोड़ा नुकीला होता है एक तरफ और चौड़ा होगा दूसरी तरफ। इसके अंडे में कोलेस्ट्रॉल, जो आजकल कहते हैं कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो लेकिन गिनी फॉल एक ऐसा पक्षी है जिसके अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम है। दूसरी बात है कि मार्केट की जहाँ तक बात है, तो मार्केट में अब जो है इसका मीट भी इसका आपको खास करके जो लोग खस्सी का मीट पसंद करते हैं, तो उस तरह से ये खस्सी और मुर्गे के मीट के बीच के तरह का आपको इसमें ये इसका मीट होता है। इसलिए इसका डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो भी मुर्गी पालक इससे जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं। इसका मांस और अंडा रुचिकर होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होने के कारण इसकी मांग अच्छी रहती है। ऐसे में आपको मांस या अंडा बेचने में समस्या भी नहीं आएगी। इसके 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटी में एक वैरायटी जो कि आप ज़्यादातर जगहों पर आप देखते होंगे कि चितकबरा टाइप का होता है, जैसे काला है उस पर सफ़ेद बिंदा बिंदा करके होगा, तो ये वैरायटी का नाम है पर्ल। दूसरा होता है एक सफ़ेद गिनी फाउल होता है जिसे हम कहते हैं वाइट, और एक स्लेटी कलर का होता है जिसे हम कहते हैं लेवेंडर। तो ये 3 प्रजातियां इसकी है। इनके रंग के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। और इसका पालन के लिए आप जिस तरह से मुर्गी पालन कर रहे हैं, अगर आप के पास व्यवस्था चराने की नहीं हो तो आप इसके मुर्गियों की तरह भी पालन कर सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल बंद करके मत रखिए। इसके साथ इसके घूमने के लिए जगह चाहिए। इसमें इनका बढ़वारी भी अच्छा होता है, अंडा उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि इस पक्षी के पालन में आहार पर खर्च कम आता है, लेकिन अगर आवास में रखकर पालन करते हैं तो खर्च भी बढ़ेगा और इनका विकास भी धीमे ही होगा। इसलिए इनको रोज 5 घंटे घूमकर खाने के लिए जरूर छोड़ें। यह फसलों को बिल्कुल नुकसान नहीं करते हैं और 50% तक आहार का खर्चा बचता है। बाहर घूमने के बावजूद इनको घर में भी आहार जरूर दें। इनको वही आहार दिया जाता है जो आहार मुर्गियों को दिया जाता है। जो मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर, ग्रोअर, लेयर, ये 3 फेज का जो दाना है मुर्गी का आहार है, वही आहार आप इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बीमारियों का भी प्रकोप कम है कि जो भी अगर इसका मरना होगा, अगर आपने इसका चूजों का प्रबंधन सही कर लिया तो समझिए बड़े होने के बाद इनमें मृत्यु दर बिल्कुल ही कम है। अगर आप 100 पक्षियों से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो इतने पक्षियों को रखने के लिए लगभग 15 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है, जिस पर आवास बनाने में 30,000 रुपए खर्च होंगे, जो कि कई सालों तक चलेगा। इस पक्षी को मांस उत्पादन के लिए तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। इस दौरान एक पक्षी पर ब्रूडर, चूजे, खाने के बर्तन, आहार, बिजली, दवा और अन्य कार्यों पर लगभग 75 रुपए खर्च होते हैं। इस प्रकार से 100 पक्षियों पर 7,500 रुपए खर्च होते हैं और एक पक्षी लगभग 150 रुपए के हिसाब से बिकता है, जिससे कुल आय 15,000 रुपए तक होती है और लागत घटाकर शुद्ध आय के रूप में 7,500 रुपए 1 लाट से मिलता है और एक साल में लगभग 3 लाट आसानी से निकलता है, जिससे साल की शुद्ध आमदनी 100 पक्षियों से 22,500 रुपए होती है। इसके अलावा आप चाहे तो इनसे अंडा उत्पादन ले सकते हैं। 7 से 8 महीने के बाद अंडे का उत्पादन होने लगता है और एक साल में लगभग 100 अंडों का उत्पादन होता है और एक मादा 3 साल तक अंडे देती है, जो कि अपने जीवन काल में लगभग 250 से अधिक अंडे देती है। इससे भी मुनाफा ले सकते हैं और इसके अलावा इनसे हैचिंग कराकर चूजों का खुद पालन कर सकते हैं और इन्हें बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं।
ये इनका चूजों का हैचिंग 28 दिन में होता है, और या चूजे लाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको चूजा या अंडा दोनों ही उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।